Hello, 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 check, hello, 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 check, hello, 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 check, hello. Hello, 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 check.
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सहकारी बैंक, है ना। मैंने आपको ये बता दिया था कि वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में अंतर होता है। और जो सहकारी बैंक हैं वो राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत राज्य द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं। क्योंकि वो बैंकिंग काम में करते हैं इसलिए उन पर आरबीआई का भी नियमन लागू होता है, याद है। और इसीलिए हमने एक शब्द निष्कर्ष कर लिया था, वो था दोहरा नियमन। सहकारी बैंकों पर दोहरा नियमन। उस दोहरे नियमन को सुधारने के लिए संसद ने संशोधन किया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, और आरबीआई को पहले की तुलना में ज्यादा पावर दी। 4 प्रकार के सुधार किए, उसमें प्रबंधन संबंधी सुधार। अब सहकारी बैंकों के प्रबंधन पर लगभग लगभग पूरा नियंत्रण आरबीआई का, लगभग। यद्यपि ये नहीं कह सकते कि राज्य की भूमिका खत्म हो गई, लेकिन मैक्सिमम रूल अब आरबीआई का है। आरबीआई शर्तें निर्धारित करेगा, योग्यता निर्धारित करेगा, और चेयरमैन को हटा भी सकता है, नियुक्त भी कर सकता है, याद है। दूसरा सुधार उसी में था, ऑडिट और वाइंड अप संबंधी सुधार। अब आरबीआई ऑडिट कर सकता है, ऑडिट जो करेगा उस सीए की नियुक्ति करवा सकता है। अगर सही सीए नियुक्त नहीं हुआ तो आरबीआई उसको हटवा भी सकता है। यानी ऑडिट में भी पारदर्शिता होगी, आरबीआई की भूमिका है वहां भी। फिर वाइंड अप यानी उसकी समाप्ति। सहकारी बैंकों का वाइंड अप कैसे किया जाएगा उसका निर्धारण भी आरबीआई करेगा। तीसरा था सिक्योरिटी संबंधी सुधार, शेयर सिक्योरिटी, याद है। मैंने आपको बोल दिया था कि सिक्योरिटी 2 प्रकार की होती है, डेट सिक्योरिटी और शेयर सिक्योरिटी। और उसमें से शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार अब मिल गया, किसे? शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार सहकारी बैंकों को। और ऐसा करने से सहकारी बैंकों की पूंजी की समस्या पहले की तुलना में बहुत कम हो जाएगी। तो पूंजी वाली समस्या को हल किया गया। एक चौथा सुधार और है, उसको समझेंगे। तीसरा शायद लिखा नहीं था आपने, तीसरा लिख लेते हैं पहले। शेयर सिक्योरिटी संबंधी सुधार लिखें। पहला पॉइंट, सहकारी बैंकों को शेयर सिक्योरिटी जारी करने की अनुमति नहीं थी। शेयर सिक्योरिटी जारी करने की अनुमति नहीं थी। जिसके कारण ये बैंक पूंजी की समस्या से पीड़ित थे। पूंजी के अभाव की समस्या से पीड़ित थे। इस अधिनियम में संशोधन के द्वारा सहकारी बैंकों को इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर, हिंदी में इक्विटी का समता अंश, और दूसरा नाम प्रेफरेंस शेयर, वरीयता अंश, जारी करने की अनुमति दे दी गई। सहकारी बैंकों को इक्विटी शेयर तथा प्रेफरेंस शेयर जारी करने की अनुमति दे दी गई। हाँ जी, अब सुनते हैं आगे। एक चौथा सुधार और है, उसको सुन लेते हैं, फिर ये सहकारी बैंकों के सुधार कंप्लीट होंगे हमारे। उस चौथे सुधार को समझने के लिए पहले उस शब्द को समझना पड़ेगा। एक शब्द होता है मोरेटोरियम। शब्द क्या है? मोरेटोरियम। कोविड के समय में बहुत पॉपुलर हुआ ये शब्द। कोविड के समय में लोग काफी नए शब्द सीख गए। आइसोलेशन, हाँ कि नहीं? वो व्यक्ति कहाँ है, आप कोई घर आया तो बोलो आपके घर में एक मेंबर दिखाई दे रहा, बोलो वो आइसोलेटेड है। सब जो अनपढ़ अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। कोविड ने लोगों को बहुत सारे नए टर्म सुना दिए। जैसे एक वर्ड था आइसोलेटेड, दूसरा नहीं सैनिटाइजर। सैनिटाइज किया आपने, हैंड सैनिटाइज किया, मतलब पहले व्यक्ति हाथ धोता तक नहीं था। अब
अब दूसरे से पूछ रहा, आपने सैनिटाइज किया? और अगर आप सोचो, हमें ये पहले कभी शब्द क्लास में यूज करने पड़ते थे कोविड से पहले, जैसे एक वर्ड हाइजीन है, सुना नहीं हाइजीन? कोविड से पहले अगर हम कभी क्लास में वर्ड यूज कर लेते तो ये चिट्ठी आ जाती थी, हाइजीन का क्या तात्पर्य है? आपने सैनिटाइज बोला, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग समझाना पड़ता था, 5 मिनट उसी पे लेक्चर देना पड़ता था। कोविड ने जीवन में ऐसे सिखा दिया कि अब जीवन भर आप किसी को समझा दोगे, अरे ये लो सैनिटाइजर नहीं जानता, मिलता तो है वो आवाज आई 5 रुपए वाला। खैर 2 रुपए का शैसे भी आता है, लोगों ने उसमें भी काम चलाया है। तो बहुत सारे टर्म है जो इंसान व्यवहारिक जीवन में सीख जाता है। ऐसी ये टर्म है बैंकिंग का, कोविड के समय में काफी पॉपुलर हुआ। कोविड की वजह से लोगों की जो व्यवसाय थे वो काफी प्रभावित हुए। बताना पहले आप लोग आंसर अब इसका। मोरेटोरियम शब्द समझ आएगा तो सहकारी बैंकों में लिंक करेंगे फिर इसको। कोविड के समय व्यवसाय में उत्पादन घट गया, लॉकडाउन हो गया तो उत्पादन घट गया, लगभग बंद ही हो गया। उत्पादन घटेगा तो रोजगार के अवसर भी, इनफैक्ट रोजगार छिन गया, लोग बेरोजगार हो गए तो उनकी आय भी पहले की तुलना में बहुत घट गई। अब एक व्यक्ति था, उसने मकान लिया हुआ, लोन लिया था, मकान खरीदा था, इनकम आती थी, नौकरी कर रहा था, उसे लोन ईएमआई चलती रहती है, किस्त चुकाता रहता है। अचानक से कोविड आया, रोजगार छिन गया, ईएमआई भुगतान करने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो गई। 1 आध महीने तो जैसे तैसे निकाला, भाई थोड़ी बहुत उसके पास सेविंग भी रही होगी, 1 डेढ़ महीने तो उसने निकाल दिया। लेकिन अब हर महीने वो जो ईएमआई उसको देनी है 50,000 रुपये मकान की, तो नौकरी नहीं कर रहा तो सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी नहीं तो ईएमआई नहीं पे कर पाएगा, और अगर ईएमआई पे नहीं किया तो बैंक वाले आके मकान को जब्त कर लेंगे। यानी एक तो कोविड की समस्या, ऊपर से उनको हो सकता है घर से निकाल दिया जाए, संभव है कि नहीं? तो ये गलती किसकी? बैंक कहता है भाई हम क्या करें, हमने तो आपको लोन दिया था, किस्त पे करो। कस्टमर कहता है सर मेरी गलती भी नहीं है, रोजगार छिन गया। तो बैंक कहता है हम रोजगार थोड़ी देते हैं, हमें तो ईएमआई चाहिए। ऐसी स्थिति में, और आप बताएं क्या ये एक व्यक्ति की समस्या होगी? ये तो पूरे विश्व की थी, भारत की थी, मतलब जिसने भी लोन लिया वो सब झेल रहे हैं इसको। और जिनकी भी किस्त ज्यादा है कम है, क्योंकि किस्त किसी की भी कितनी हो, परंतु उसने जो अमाउंट लोन लिया हुआ उस पर बर्डन काफी पड़ रहा है। अब व्यक्ति के सामने एक समस्या थी कि कोविड अगर घर में किसी को हो गया तो एडमिट करना पड़ा तो कई लाख खर्च हो सकते हैं। आपने देखा ही उस समय कितना खर्च होगा, कोई कैलकुलेशन। व्यक्ति को बचाना इंपॉर्टेंट है, परिवार का सदस्य। अब उसको बचाएं कि मकान को बचाएं, बड़ा चैलेंज हो गया। समझ आया आपको सिनेरियो? बोलो। अब उस स्थिति में आरबीआई ने देखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग लोन पे कर नहीं पाएंगे, बैंक दिवालिया हो जाएंगे, और अगर जबरदस्ती लोगों से उनकी संपत्ति वसूलेगी तो भारत में दंगे हो जाएंगे। कुछ क्लियर हो पा रहा है? देखो, उस समस्या को समझोगे ना तो शब्द समझ में आ पाता है, उस भाव को समझने। अब ये सब आपको एज्यूम करना पड़ रहा है, यही अगर कोविड के समय पढ़ाया जा रहा होता तो तुरंत समझ में आ जाता। ऐसे ही मैं कल आपसे G20 की कह रहा था, जो घटना जब घटित हो रही होती है उसको उसी समय जानोगे तो वो घटना तुरंत समझ में आती है कि हाँ ये क्यों हो रहा है, इससे अच्छा है बुरा है वगैरह वगैरह। घटना घट जाती है और आप उसके 4-6 महीने बाद उसको जानोगे तो फिर वो आनंद नहीं आता। मैच को लाइव देखने में जो मजा है ना वो हाईलाइट में नहीं है, हाँ कि नहीं? तो लाइव देखा करो। आप हाईलाइट्स में देखते हो, और हाईलाइट्स भी वो भी स्पीड वाली, तो फिर क्या, वो तो खाली 4-4 दिखाएगा। लाइव मैच में जो आनंद आता है, वो जो आपको लगता है अरे ये हुई बात, हाँ अब हुई सेंचुरी, इधर इधर मैं समझ गया। आप तो पूरा स्कोर कार्ड ही सुना दोगे। हाँ? आपने देख लिया ना, जिसने नहीं देखा अब तो फ्री हो गया है। खैर जियो सब कुछ फ्री करवा देगा। आगे सुनते। तो मैं आपसे कह रहा था कि उस समय लोग लोन की किस्त नहीं चुका पा रहे थे, तो आरबीआई ने एक शब्द निकाला, मोरेटोरियम। आरबीआई ने, मोरेटोरियम शब्द का मतलब होता है समय में विस्तार, समय अवधि में विस्तार। आरबीआई ने बोला कि यदि व्यक्ति लोन नहीं चुका पा रहा है तो वो चाहे तो बैंक से मोरेटोरियम की सुविधा ले सकता है। मतलब जैसे हर महीने उसको 50,000 किस्त भुगतान करनी थी, तो अगर बैंक से वो कस्टमर चाहे तो बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे मोरेटोरियम चाहिए, तो बैंक उससे 3 महीने तक किस्त का भुगतान नहीं मांगेगा। यानी आपको किस्त चुकाने की आवश्यकता, और ना आपके मकान को जब्त किया जाएगा, बैंक की तरफ से आपको कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। तो मोरेटोरियम की सुविधा आपने ले ली, बैंक से रिक्वेस्ट करी, बैंक ने सुविधा दे दी। और बैंक को सुविधा देने के लिए आदेश किसने दिया? बैंक ने बोला सर हमारी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, तो आरबीआई ने कहा चिंता नहीं करो, आप लिख देना उसमें कि मोरेटोरियम की अवधि थी, बैलेंस शीट खराब नहीं मानी जाएगी। आप बताएं आंसर। अगर 3 महीने किसी कस्टमर को लोन नहीं चुकाना तो उसको कुछ राहत मिली? उम्मीद है कि शायद 3 महीने बाद फिर से रोजगार मिल जाए, कोविड की समस्या कुछ कम हो जाए। लेकिन आपने देखा कोविड में फिर सेकेंड वेव आई, तो आरबीआई ने फिर से 3 महीने का मोरेटोरियम दे दिया कि आप 3 महीने और किस्त मत चुकाओ, हम आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएंगे।
तो बताएं, एक व्यक्ति को लोन चुकाने से 6 महीने का ब्रेक मिल गया, तो अपनी अमाउंट को, अपनी इनकम को, अपनी सेविंग को कुछ हद तक मैनेज कर पाएगा। उसके बाद 6 महीने बाद हो सकता है धीरे धीरे रोजगार मिलेगा, कुछ हद तक सैलरी आने लग जाएगी, और परिस्थितियां जितनी खराब हो सकती थी तुलनात्मक रूप से कम खराब रहेंगी। तो मोरेटोरियम का मतलब क्या हुआ? समय अवधि का विस्तार। जो समय अवधि थी विस्तार हो गया। अब इसका मतलब क्या निकला कि एक व्यक्ति ने 20 साल के लिए लोन लिया था, तो वो 20 साल 6 महीने में लोन चुकाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? अब वो कितने महीने, क्योंकि उसकी अवधि बढ़ गई है। क्यों अवधि बढ़ी? क्योंकि 6 महीने बीच में उसने किस्त पे नहीं किया, मोरेटोरियम की सुविधा ले ली है। मोरेटोरियम मीनिंग क्लियर हुआ? तो चेक करके बताएं, मोरेटोरियम से लाभ किसको हुआ? ग्राहकों। क्या लाभ हुआ? वो कोविड के निपटने के साथ साथ उन पर बैंकों को भुगतान करने का दबाव कम हो गया या नहीं रहा? मीनिंग क्लियर? उस अवधि में, उस 6 महीने में उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी? वो अपने घर खर्च चलाएं, अपने घर के सदस्यों को स्वस्थ रखें, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने मोरेटोरियम की सुविधा करी। तो चेक करके बताएं, आरबीआई द्वारा दी गई ये सुविधा उस समय के अनुकूल थी, ये समय की मांग थी। हाँ, इससे एक बात सिद्ध होती है, आरबीआई केवल बैंकों का नियमन नहीं करता। आरबीआई का आखिरी उद्देश्य क्या है? ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। मीनिंग समझ आया? लास्ट में ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, यही आरबीआई का अंतिम उद्देश्य होता है, कि बैंक कभी भी ग्राहक के साथ मिसबिहेव ना करे, ग्राहक के ऊपर कभी बर्डन ना पड़े। इसके लिए आरबीआई तरह तरह की नीतियां बनाता रहता है। अब आपको मॉरेटोरियम शब्द समझ आ गया, तो अब इसको सहकारी बैंकों से लिंक करते हैं। कभी भी ऐसा होता था कि सहकारी बैंक की स्थिति खराब हो जाए, तो बैंक क्या, आरबीआई की तरफ से आता था निर्देश कि सहकारी बैंकों की बैलेंस शीट खराब हो गई है, इस बैलेंस शीट को सुधारने के लिए सहकारी बैंकों को पहले मोरेटोरियम में डाल दो। मोरेटोरियम में डालने का मतलब है कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली को बंद कर दो, कुछ अवधि के लिए विस्तार दे दिया। आरबीआई सहकारी बैंकों को उनके कार्य से विस्तार देता था कि आप 3 महीने के लिए मोरेटोरियम अवधि में जाएंगे, यानी 3 महीने तक सहकारी बैंक ना तो ग्राहकों से डिपॉजिट ले पाएंगे और ना ही उनको ऋण दे सकते हैं। सहकारी बैंकों के कार्यप्रणाली को मोरेटोरियम में डाल दिया गया, यानी उनके कार्यों का विस्तार कर दिया गया, 3 महीने का ब्रेक दे दिया। 3 महीने आप कोई कार्य। अब बताएं, 3 महीने तक आरबीआई सहकारी बैंकों की स्थिति को सुधार रहा है, लेकिन 3 महीने तक बैंक कोई कार्य नहीं कर रहा, तो बताएं इससे बैंक की आय पर असर पड़ेगा? बैंक में जो ग्राहक जिन्होंने अकाउंट खुलवाया हुआ है वो प्रभावित होंगे। तो उनके दिमाग में क्या आएगा? आप अपने बारे में सोचना, अगर आपका इसमें अकाउंट होता तो क्या दिमाग में आता? कहाँ गलत बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, फालतू फंस गए, इस अकाउंट को बंद कराते हैं, किसी दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। क्लियर हो रहा है? क्योंकि 3 महीने तक आप मनी विड्रॉ ना डिपॉजिट कर पा रहे हो, ना विड्रॉ कर पा रहे हो, ना लोन ले सकते हो, आपको बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही, यद्यपि आपका बैंक अकाउंट है। यानी बैंक अकाउंट है फिर भी बैंकिंग सुविधाएं नहीं ले पाए, तो फिर किस बात का अकाउंट? तो दिमाग में ये आएगा, इस अकाउंट को बंद कर देते हैं या इसको छोड़ते हैं, कहीं और अकाउंट खुलवाते हैं। इसीलिए अगर ऐसा चलेगा तो बताएं, नागरिकों का इस बैंक पर भरोसा, और बैंक पर भरोसा कम होगा तो बैंक की बैलेंस शीट और खराब हो जाएगी। मीनिंग क्लियर हो रहा है? इसका उपाय निकाला गया। उपाय क्या? आरबीआई ने बोला कि हम मोरेटोरियम में डाले बिना, बैंकों को मोरेटोरियम में डाले बिना उनकी कार्य स्थिति को सुधारेंगे। अर्थात इनकी जो ये कार्य अवधि का विस्तार दिया जा रहा है, बीच में जो ब्रेक दिया जा रहा है, ये ब्रेक नहीं देंगे, और बैंक काम भी करता रहेगा और हम इसकी स्थिति को सुधारने के उपाय भी करते रहेंगे। अर्थात इसकी बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे, इसकी बैंकिंग प्रणाली को कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, और बैंक की कार्यस्थिति को सुधारने के लिए जो कुछ आरबीआई ने उपाय करने वो उपाय चलते रहेंगे। तो इससे क्या फायदा मिला? अब ग्राहकों को मनी विड्रॉ से रोका जाएगा, यद्यपि बैंक आरबीआई को जो कुछ उपाय करने सहकारी बैंक के लिए वो उपाय भी करेगा। मीनिंग क्लियर हो रहा है? तो इससे आप कह सकते हैं सहकारी बैंकों के प्रति नागरिकों का भरोसा बढ़ जाएगा, उसमें बैंकिंग गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो चौथा सुधार जो था वो मोरेटोरियम संबंधी सुधार है। नोट कर लेते हैं इसको, मोरेटोरियम संबंधी सुधार। लिखिए, आरबीआई सहकारी बैंकों को, आरबीआई सहकारी बैंकों को मोरेटोरियम में रखे बिना,
मोरेटोरियम में रखे बिना उनके पुनर्गठन की योजना बना सकता है। उनके पुनर्गठन की योजना बना सकता है क्योंकि मोरेटोरियम में बैंकिंग गतिविधियां बाधित हो जाती हैं। मोरेटोरियम में बैंकिंग गतिविधियां बाधित हो जाती हैं। बैंकिंग गतिविधियां बाधित हो जाती हैं। अब साइड में लिख लेना मोरेटोरियम का मतलब क्या था। मोरेटोरियम का मतलब लिख लो साइड में, समय अवधि का विस्तार या कार्यप्रणाली का ब्रेक। लिख लिया? हाँ जी। नीचे हेडिंग डालते हैं, शहरी सहकारी बैंकों में अन्य सुधार। शहरी सहकारी बैंकों में अन्य सुधार। फर्स्ट पॉइंट, इन बैंकों को स्वेच्छा से लघु वित्त बैंक में लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने की अनुमति दी गई है। लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने की अनुमति दी गई है। सेकेंड पॉइंट, तो इसमें एक शब्द आ गया, अभी इस लाइन में शब्द आया, कौन से बैंक में परिवर्तित, तो ये लघु वित्त बैंक, बाद में आ जाएगा आंसर क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को कार्यप्रणाली के आधार पर चार स्तरीय संरचना में बांटा गया है। कार्यप्रणाली के आधार पर 4 स्तरीय संरचना में बांटा गया। तो 4 स्तरीय संरचना क्या है देखें, लिखना टीयर 1, पहला पॉइंट टीयर 1 के सामने लिखना टीयर 1 और उसके सामने 100 करोड़ रुपए तक जमा प्राप्त करने वाले बैंक। 100 करोड़ रुपए तक जमा प्राप्त करने वाले बैंक। सेकंड टीयर 2, 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक जमा प्राप्त करने वाले बैंक। टीयर 3, 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक जमा प्राप्त करने वाले बैंक। और चौथा टीयर 4, 10,000 करोड़ से अधिक 10,000 करोड़ से अधिक जमा प्राप्त करने वाले बैंक।
हाँ जी, क्या मतलब निकला इसका? 100 करोड़ जिसमें जमा है उसमें रिस्क, चेक करो, लिख लिया हो पूरा तो फिर आंसर बताओ। 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया आरबीआई ने। किसको डिवाइड किया? शहरी सहकारी बैंकों। तो इससे क्या होगा? जिसमें 100 करोड़ तक जमा है मतलब रिस्क कम है, जिसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा जमा उसमें रिस्क। और कल ही मैंने आपको बताया था कि जितना रिस्क ज्यादा होता है उतना आरबीआई का रोल उस बैंक पर बढ़ जाता है, उतने नियम उसके लिए कठोर होते जाएंगे। इसीलिए आरबीआई ने इनको कैटेगरी वाइज 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा? आरबीआई इनके लिए रूल्स रेगुलेशन इनकी रिस्क के अकॉर्डिंग बना पाएगा। उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आरबीआई द्वारा नियम बनाए जाएंगे। तो ये एक प्रकार का आरबीआई का सुधार है। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, 2 दिन से डिस्कस जो कर रहे हैं हम, एक नाम था आरआरबी, एक और नाम अभी हमने पढ़ लिया पूरा, सहकारी बैंक। आरआरबी और सहकारी बैंक आपने दोनों में देखा कि दोनों का पर्पज है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए इनको फंडिंग कौन देगा? नाबार्ड। कौन? तो हमने अभी नाबार्ड नहीं लिखा था, अब उसको नाबार्ड को लिख लेंगे। लेकिन एक लाइन बताओ, चेक करके पहले लिख लेना, फिर आसान है, सीधा उसकी फुल फॉर्म में आंसर छुपा हुआ है। तो सहकारी बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है? नाबार्ड नहीं, नाबार्ड। हाँ, नाबार्ड केवल फंडिंग करता है, बस यही मुझे क्लियर करना है आपको, इसीलिए पूछा है। क्लास में पूछने के बाद किसी को डाउट रह जाता है ना तो और क्लियर हो जाता है। अगर मैं ना पूछूं तो आप अपनी मर्जी से सोच लो कि नाबार्ड पैसा देता है, नाबार्ड रेगुलेट करता होगा। नाबार्ड एक सुपरवाइजर जरूर है यहाँ पर, नाबार्ड फंडिंग कर रहा है। तो आप कह सकते हैं नाबार्ड इन वित्तीय संस्थाओं को, पहले चेक करो ये बैंक है, बैंक एक वित्तीय संस्था जो ग्राहकों को वित्त प्रदान करती है, इन बैंकों को वित्त प्रदान कर रहा है कौन? तो नाबार्ड भी एक वित्तीय संस्था है जो वित्तीय संस्थाओं को वित्त प्रदान कर रहा है, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस करने वाली संस्था नाबार्ड। मीनिंग क्लियर हुआ? नाबार्ड रेगुलेटर नहीं है, सुपरवाइजर है, उसको सुपरवाइजर करने का अधिकार दिया आरबीआई ने। मीनिंग क्लियर हुआ? और वो भी केवल और केवल किस मुद्दे पर? कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों पर, अन्य मुद्दों पर उसका कोई इंटरफेयर। इसीलिए हम कहेंगे बैंकों का रेगुलेटर तो एक ही है, आरबीआई। यहाँ सहकारी बैंकों के केस में यद्यपि कुछ भूमिका अभी भी राज्य सरकार की बच गई है। पूछ लेते हैं आपसे क्लियर ताकि कोई डाउट ना रह जाए, क्या सहकारी बैंकों में दोहरा नियमन पूरा समाप्त हो गया? अभी भी पूरी तरह से समाप्त हो? अभी भी कुछ हिस्सा है, लेकिन पहले की तुलना में राज्य की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई है, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि होगी। केवाईसी का पालन किया जाएगा। केवाईसी आप सब लोग जानते ही होंगे, नो योर कस्टमर। तो केवाईसी से संबंधित जो भी आरबीआई नियम बनाता है उनका पालन किया जाएगा। तो नाबार्ड के बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। देखिए, नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 को शिव रामन समिति की सिफारिश के आधार पर, शिव रामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से साख सुविधा उपलब्ध कराना है। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से साख सुविधा उपलब्ध कराना है।
यह भारत सरकार एवं आरबीआई की सहायता से भारत सरकार एवं आरबीआई की सहायता से कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए विकास बैंकिंग का कार्य करता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए विकास बैंकिंग का कार्य करता है। पैरा चेंज करके नाबार्ड द्वारा वाणिज्यिक बैंक, नाबार्ड द्वारा वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आदि के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। हाँ जी, अब सुनते हैं आगे। हम लोग बैंकों के टाइप पढ़ रहे थे, बेसिकली टॉपिक वहां से चल रहा है ना। बैंकों के टाइप में 2 थे, अनुसूचित, गैर अनुसूचित, फिर वाणिज्यिक, सहकारी, तो उसी में हमने सहकारी बैंक पढ़ा। अब बैंकों के टाइप में कुछ नाम बाद में क्रिएट हुए हैं। ये जो अभी आपने टाइप पढ़े हैं ये ट्रेडिशनल है। सहकारी बैंक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आरआरबी भी अधिनियम 1976 का है ना। राष्ट्रीयकरण तो 1949 आरबीआई का हुआ, फिर 1969 में हुआ, 1980 में हुआ, याद आ रहा है ना सब। अब तो ये सब पुराना था। अब कुछ बैंक हैं जो अभी पिछले 1 दशक में शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। उनके नाम देखते हैं। जैसे एक नाम होता है पेमेंट बैंक। क्या नाम है? पेमेंट बैंक। तो भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक क्या होता है इसको समझते हैं। अब आप लोग जो पहले से जानते हो वो बताओ, बैंक क्या काम करता है? जमा स्वीकार करेगा और ऋण देगा। तो पेमेंट बैंक की खास बात है कि पेमेंट बैंक ग्राहकों को ऋण नहीं देता है। पेमेंट बैंक ग्राहकों को ऋण केवल और केवल जमा स्वीकार करता है। विशेषताएं अब इसकी समझते जाना। ये क्यों नहीं करता और ऐसा क्यों बनाया गया उसका लॉजिक मैं दूंगा आपको। आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा चलेगा, मैं बीच बीच में जवाब दे भी रहा हूं उसका, कल परसों भी बोला था। सवाल बनता है कि जब वाणिज्यिक बैंक है तो फिर आरआरबी की जरूरत क्यों? आरआरबी है तो फिर सहकारी बैंक क्यों चाहिए? और सहकारी बैंक, आरआरबी, वाणिज्यिक बैंक है, अभी फिर नया टाइप का बैंक आ गया, इसकी जरूरत क्या है? एक ही बैंक ब्रांच नाम रखो, एक ही बैंक, उसी की ब्रांच खोलते जाओ। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना आपको? उसी क्वेश्चन का जवाब मैं बीच बीच में दे रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना आप लोग। तो पेमेंट बैंक जमा स्वीकार करता, ऋण नहीं देता। अच्छा आप लोग बताएं, आप सबको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का मीनिंग तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, पता होगा। आपके पास जो है वो डेबिट कार्ड है, लिखा भी होता है एटीएम कार्ड पर डेबिट कार्ड लिखा होता है, क्योंकि आप उससे डेबिट करते हो मनी को, सामान्यतः उससे पैसे। यद्यपि पिछले 3-4 वर्षों में आरबीआई ने सिस्टम को इंप्रूव किया है। आज के समय में हम डेबिट कार्ड से पैसा जमा भी कर सकते हैं। देखा होगा आपने, कुछ एटीएम पे ऐसी सुविधाएं होती हैं, देखा है। यद्यपि उसका ओरिजिनल काम क्या था? डेबिट करना। आप जब उसका यूज करते थे आपके अकाउंट से मैसेज आ जाता था, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। इसीलिए उसका नाम डेबिट कार्ड था। दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आप अकाउंट में बैलेंस 0 भी हो तो भी आप शॉपिंग या मनी स्वाइप कर सकते हो। इसका मतलब है ये एक प्रकार का ऋण है। चेक करो भाई, अकाउंट में बैलेंस 0 और आपने जाके क्रेडिट कार्ड से 50,000 की शॉपिंग कर ली, तो ये एक तरह का ऋण है जिसको आपको 50 दिन के अंदर अंदर चुकाना है। इस पर कोई ब्याज नहीं लेगा बैंक ने ऐसी सुविधा दी हुई है, वो क्रेडिट कार्ड है। दोनों के लिए कॉमन शब्द है एक प्लास्टिक मनी। कौन सा मनी? ये मनी है, मनी मतलब एक्सचेंज के काम आ रहे हैं, और दोनों प्लास्टिक के कार्ड है, इसलिए इनको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अब चेक करें, पेमेंट बैंक ऋण देता है, इसको ऋण देने का अधिकार आरबीआई ने नहीं दिया। इसका मतलब ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऊपर उसका लॉजिक लिखा हुआ है। जब ऋण ही नहीं दे सकता तो फिर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का
ऋण है, तो इसको क्रेडिट कार्ड जारी करने का अधिकार। तो सवाल बनता है फिर ये जमा स्वीकार जो कर रहा है वो कौन सी जमा है? जमा दो प्रकार की होती है, बोलो भैया आप। डिमांड डिपॉजिट, एक नाम डिमांड डिपॉजिट, दूसरा टाइम डिपॉजिट। जो कुछ मैं पहले पढ़ाता जा रहा हूं मैं आगे यूज करूंगा, ये ध्यान रखना। और आप लोग अगर बोलते जाओ तो आपको रिवीजन होता जाता है। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो जमा दो है, ये पेमेंट बैंक केवल और केवल इसमें से डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करेगा, ये टाइम डिपॉजिट स्वीकार। इसका मतलब क्या है? इसमें एफडी, लेकिन इसमें सेविंग अकाउंट खुल सकता है। सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट है नहीं, और एफडी टाइम डिपॉजिट। तो पेमेंट बैंक केवल डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर रहा है और ये ऋण देता नहीं है। अब एक लाइन और बताओ आंसर, कि मैं और आप अगर हम में से कोई भी व्यक्ति इसके पास सेविंग अकाउंट खुलवा ले तो हम क्या चाहेंगे? ये ब्याज अदा करे। बोल नहीं पा रहे कुछ लोग। ब्याज नहीं चाहिए आपको? अगर नहीं चाहिए बताना, फिर मेरे पास और ऑप्शन है। नहीं, हर व्यक्ति चाहेगा ना, बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तो मुझे ब्याज मिलना चाहिए। तो अगर हम इसके पास जमा कर रहे हैं, ये हमें बदले में 3-4-5% ब्याज देगा, तो ये खुद कहां से कमाएगा? क्योंकि मैंने आपको अब तक क्या पढ़ाया? बैंक इनकम कैसे जनरेट करता है। बैंक इनकम कैसे जनरेट करता है? बैंक लायबिलिटी को, और प्रोसेस का नाम साक्षरजन, बैंक साक्षरजन करता है। इधर मैंने बोल दिया पेमेंट बैंक लोन, और जमा में भी एक निश्चित जमा ले रहा है, तो ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ज्यादा जल्दी जवाब नहीं, आराम से, आराम। ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। आपको लायबिलिटी में डाउट है क्या? हाँ, अब तो डाउट होना भी नहीं चाहिए, जीवन भर आपको समझ में आएगा। जहां भी क्रिएट करोगे आपको समझ में आ जाएगा, है तो लायबिलिटी सही बढ़ा रहे थे। इधर ध्यान दें। हाँ जी, तो ये क्या है? इसके लिए, बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी। लेकिन ये एसेट क्रिएट, तो फिर ये इनकम कहां से जनरेट करेगा? क्वेश्चन समझ आया मेरा? बैंक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, एसेट क्रिएट कर नहीं रहा, इनकम जनरेट कर नहीं पा रहा, लेकिन हमको ये पेमेंट करेगा ब्याज, तो ये अपनी पॉकेट से पे करेगा। और ये प्राइवेट कंपनियां, एयरटेल, पेटीएम, बहुत सारी कंपनियों के पेमेंट बैंक खुल गए। ये पेटीएम जैसी प्राइवेट कंपनी अपनी पॉकेट से ग्राहकों को 4% ब्याज दे रही है, फिर तो बर्बाद हो जाएंगी। तो कुछ तो ऐसा पॉइंट है जो अभी हमें सोचना। और क्वेश्चन समझ आया मेरा कि नहीं? लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है लेकिन एसेट क्रिएट नहीं कर रहा, तो इनकम कहां से देगा? है सर्विस और निवेश। कहां निवेश करवाएं बताओ भाई? आपका इसमें जमा है, ध्यान रखना अपने बारे में, सही आंसर आएगा। हाँ जी भी ध्यान दो। ये कह रहे हैं कि निवेश करता होगा कहीं से, तो आप सब लोग इसमें जमा कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट आजकल 2 लाख रुपए इसकी, मैक्सिमम 2 लाख तक जमा कर सकते हो। कहां निवेश करेगा ये? शेयर मार्केट। बहुत बढ़िया भाई, सब लोग चेक करो। आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना होता तो पक्का ये आंसर नहीं आता। आप सब लोगों के इसमें जमा है कितने कितने? मैक्सिमम 2 ही लाख है, मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं तो लाख में बात ही नहीं करता, है ना। करोड़ भी सैकड़ों में बात करते हैं हम, खाली करोड़ भी नहीं। हाँ जी, कितने जमा किया आपने? अपने बारे में सोचना भाई, आप सबके 2-2 लाख है और इसने आपका पैसा लगा दिया कहां? देखा, अंदर से आवाज आती है सर ये तो गलत है। इकोनॉमिक्स पढ़ने का सबसे सही तरीका, जहां आप अटको अपना पैसा इन्वॉल्व कर दो उसमें, कल्पनाओं में, आपको अंदर से आवाज आएगी ना ना ये तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। बताओ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवाएं? तो देखा, मुझे नहीं पढ़ाना पड़ रहा, आपका पैसा लगवाया बस मैंने थोड़ी देर के लिए, और सेकंड नहीं लगे आपने गर्दन हिला दी सबने, ना 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 ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन निवेश कर देते हैं, ये गोल्ड खरीद के रख ले। क्यों? रिस्क है। इसका रिस्क अब आपको अपना रिस्क नजर आ रहा है, नहीं अब आपको ये अपना अपना नजर आ रहा है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉपर्टी खरीद लवाते थे, प्रॉपर्टी भी नहीं। क्यों? रिस्क है, कब्जा कर सकता कोई प्रॉपर्टी, मतलब आप रेट घट भी सकते हैं कभी कभी, इसमें भी रिस्क है। और आपको अपने 2 लाख दिखे तो हर जगह रिस्क नजर आ रहा है। अब आप बताओ क्या करें जहां रिस्क नहीं? देखा, आ गया जवाब। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखवा सकता हूं आपको। डायरेक्ट क्या लिखवा सकता था? पेमेंट बैंक के लिए आरबीआई ने नियम बनाए हैं कि पेमेंट बैंक को अपने टोटल लायबिलिटी का, ये लायबिलिटी है इसकी, इसकी नेट लायबिलिटी का 75% निवेश करना कंपलसरी है। कहां निवेश? मैं लिखवाता, आप याद कर लेते, लेकिन अब आपको लिखवाने और याद करवाने की जरूरत नहीं बचती। अब ऑटोमेटिक समझ आ रहा है, ये निवेश एक ही जगह करेगा तभी इसमें लोग जमा करेंगे, अन्यथा लोग जमा ही नहीं करेंगे।
अगर हमें पता चले हमारा पैसा शेयर मार्केट लगाएगा तो फिर वो तो हम खुद ही लगा लेंगे, है नहीं? जब डूबना है तो ठीक से डूबेंगे, कम से कम उसका फील तो ले। पैसा हम दे डूबे ये, और हम इसको क्रिटिसाइज करते रहे, उससे अच्छा है कि हम फिर फील हम ही लेंगे कि हमने क्या खरीदा, कैसे डूबे, और फिर किसी को सुना तो पाएंगे जीवन में, भविष्य में आप बुजुर्ग होने के बाद सुना पाओगे एक बार हमने भी नहीं। तो इधर इधर रुक जाओ, अब आप तो अभी बुजुर्ग हो गए पूरी कहानी शुरू कर देते हो। खैर, मैं आपसे कह रहा था कि पेमेंट बैंक के पास जितना भी अमाउंट डिपॉजिट आएगा उसका नेट डिपॉजिट का 75% कंपलसरी है इसको इन्वेस्ट करना। कहां? और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खास बात, ये निवेश का सुरक्षित विकल्प है, रिस्क जीरो, मिनिमम नहीं, रिस्क कितना? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, किसने जारी करी? जब तक देश में सरकार नाम की संस्था है ये पैसा सेफ है। सरकार बोला, बीजेपी नहीं। पॉलिटी नहीं पड़ी होगी किसी ने तो वो यही सोचेगा सर 24 तक है, फिर तो ऐसा सरकार भारत सरकार है ना, वो किसी पार्टी को कोई कौन सा दल बहुमत में उससे फर्क नहीं पड़ता। भारत सरकार ने सिक्योरिटी जारी करी है तो 75% अमाउंट निवेश करना कंपलसरी है। अब आप समझ गए होंगे आरबीआई ने नियम क्यों बनाया, बताएं? ये 75% वाला क्लॉज आरबीआई ने क्यों लगाया? पर्पज क्या है? ताकि इस बैंक के ऊपर रिस्क, इसमें रिस्क कम रहेगा तो हमने जो जमा किया उसमें रिस्क कम रहेगा। तो आरबीआई ने किसके लिए किया? ये बैंक के लिए, ग्राहकों के लिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइन बोली थी, ग्राहकों के हितों की रक्षा करना यही इसका अंतिम उद्देश्य है। क्लियर हो रहा है? मौद्रिक नीति से आरबीआई मुद्रास्फीति नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति से याद करो पर्पज क्या है? महंगाई अगर कम होगी तो फायदा किसका? ग्राहकों का। तो अगेन आरबीआई जो भी कार्य करता है उसका अंतिम उद्देश्य, अगर उसको खींचते हुए जड़ पे जाओगे तो ग्राहकों के हितों की रक्षा करना उसका अंतिम उद्देश्य है। तो पेमेंट बैंक को 75% कंपलसरी है निवेश करना। कहां? अब बताएं, इसको इससे ब्याज मिलेगा? पेमेंट बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, वहां से जो ये कमाएगा उसमें से कुछ ब्याज ये ग्राहकों को दे देगा, और बीच में जो डिफरेंस बचेगा वो उसकी इनकम है। अब क्लियर हो रहा है? तो पेमेंट बैंक आय कैसे जनरेट करता है? लेकिन एक सवाल का आंसर अभी तक नहीं आया। सवाल क्या था कि जब बाकी बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, तो इस बैंक की नई जरूरत क्या है? ये भी वही काम करता है, जमा स्वीकार करता है, ये भी जमा स्वीकार कर लेते हैं, इन्हीं की ब्रांच क्यों नहीं बढ़ा देते? क्वेश्चन समझ आया मेरा? अब उस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ये तो मैंने इसकी विशेषताएं आपको बता दी। एक व्यक्ति तमिलनाडु में जॉब करता था, वहां मजदूरी कर रहा है, बेसिकली किसी दूसरे राज्य से माइग्रेट होके आया। मैं मान लेता हूँ ये छत्तीसगढ़ से आया है, और छत्तीसगढ़ से कहाँ नौकरी कर रहा है? वहां मजदूरी कर रहा है। इसके गांव के एक व्यक्ति ने एक दिन इससे बात करी कि भाई हमें भी काम वाम मिल जाएगा वहां पे। बिल्कुल, हाँ यहाँ आ जाओ। तो ये भी ट्रेन पकड़ के निकल लिए, पहुंच गए तमिलनाडु, चेन्नई पहुंच गए, वहां मजदूरी करने लग गया। वहां दिहाड़ी ठीक ठाक मिल जा रही है, मान लेते हैं 700 रुपये प्रतिदिन के इसको सैलरी मिल रही, मजदूरी मिल रही है। तो 30 दिन के हिसाब से देखा जाए तो 21,000 मिल गए। ये कई लोगों से आगे है, 21,000 पा रहा है। देखो ये मुस्कुरा रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा है। तो ये 21,000 रुपये प्रति माह इसकी इनकम अर्जित हो रही है। ये ठीक ठाक जीवन चल रहा है। आप बताएं, अब ये परिवार तो इसका कहाँ है? ये व्यक्ति यहाँ पैसा इकट्ठा कर रहा है, तो बताएं ये हर महीने जाता होगा परिवार को पेमेंट करने, मतलब उनको कुछ पेमेंट नहीं? क्यों नहीं? घर काफी दूर है, अगर आएगा जाएगा तो 21 में से कुछ बचेगा ही क्या? सही है बोलो? और आने जाने में समय भी तो खराब होगा, फ्लाइट से तो जाएगा नहीं। दिहाड़ी मजदूर है भाई, उसको पैसा बचाना है। ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता, 21,000 कमा रहा है, जा तो सकता है, लेकिन वो चाहेगा कि जितना हो सके बचत हो जाए। तो ये हर महीने घर, तो कितने टाइम में जाता होगा? 6 महीने या साल भर? नहीं रहने दो। एक क्लास में ये अभी कह रहा दिवाली होगी तो जाएगा। एक क्लास में मैंने बोला ये घर कब जाएगा, तो आवाज आई कह रहा सर करवा चौथ पे। जरूरी थोड़ी है उसका समय आ गया हो, है? वो यही मना लेता हो। इधर ध्यान दे, आगे सुनते हैं। तो 30 दिन का इसने पैसा इकट्ठा किया, ऐसे ही चलता रहेगा 6-8 महीने। आप कह सकते हैं साल भर में एक दिन ये घर जा रहा है। अभी साल भर में एक बार में घर जाएगा तो बताएं इसका परिवार उस पूरे वर्ष तक खर्च कहां से चलाएगा? परिवार की इनकम का तो यही सोर्स था कि यहां नौकरी कर रहा है, पैसा भेज नहीं पा रहा है, तो ये परिवार कैसे खर्च चलाएगा?
तो इसने परिवार ने इसको बोला भी आप अकाउंट का कुछ उपाय करो। तो ये एक दिन अपनी दिहाड़ी छोड़ करके 700 रुपये छोड़ के चेन्नई में SBI बैंक में गया। वहां जाके बोला इसने मुझे अकाउंट खुलवाना। बैंक वालों ने उससे इतने तरह के दस्तावेज मांग ली और इतने कार्रवाई बता दी कि उसको समझ आ गया ये हमारे लायक नहीं है, हम अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। और आप बताएं, बैंकों में आप भी जाते रहते हैं, बैंकिंग प्रणाली एक आम आदमी के लिए बहुत जटिल है। हाँ, पढ़े लिखे तो वहां जाके पूछते रहते हैं पैसा जमा कराना कौन सा फॉर्म भरे, तो वो क्लर्क बैठा होता, पीछे जाओ वो लाल वाला फॉर्म रखा होगा, पढ़ा लिखा भी लाल वाला भर देता, बाद में पता चला वो पैसा जमा कराने की नहीं, पैसा निकालने का फॉर्म है। उसको पढ़ते नहीं है, डिमांड फॉर्म है या वो डिपॉजिट फॉर्म है या विड्रॉल फॉर्म है, बस लाल वाला काला वाला पीला वाला इससे समझ आता है। तो बैंकिंग प्रणाली थोड़ी जटिल है। ये बेचारा उतना पढ़ा लिखा था नहीं, तो अकाउंट नहीं खुल पा रहा। इधर इसके परिवार को भी सेम समस्या आ रही, इनको भी अकाउंट खुलवाने में दिक्कत आई। तो बताएं अगर बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो मनी ट्रांसफर, तभी तो एक ही विकल्प बच रहा है। अब विकल्प क्या, या तो ये हर महीने घर जाए और या फिर इसका परिवार इंतजार करे कि जब तक वो घर नहीं आता तब तक परिवार असंगठित वित्तीय बाजार से ऋण ले ले। अब ये समझ गए होंगे आप क्या है, कौन है, सेठ जी, हाँ साहूकार। तो ये सेठ जी साहूकार से ऋण लेंगे, सेठ जी साहूकार ब्याज भी काफी लगाएंगे। बोलो, खैर जो उपाय है नहीं तो क्या करें, वो ऋण ले रहे हैं उधर। इधर ये व्यक्ति 700 रुपए के हिसाब से लगभग 21,000 रुपए हर मंथ इकट्ठा कर रहा है। 12 महीने में लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास इकट्ठे हो गए। लेकिन बताएं क्या पूरे 2.5 लाख ही रखेगा बचा के संभाल के, उसमें से कुछ पैसा खर्च भी कर देगा। और ये सोचता है डेली 700 कमाई रहे, घर जब जाएंगे तब जाएंगे। सुबह 700 इकट्ठे होते हैं, शाम तक आते आते 300 रह जाते हैं, बाकी 400 गया कहाँ, पानी। बहुत बढ़िया, कहाँ जा रहा है, पानी से। हमारा मतलब रंगीन पानी से है। स्कूल तक पढ़े तो वहां सिखाया गया पानी कलरलेस होता है, पानी में कोई कलर। कॉलेज में आने के बाद पता चला सबसे ज्यादा कलर इसी में होते हैं। डिपेंड्स है कि आप कलर देख पाते हैं कि नहीं। ये कौन सा पानी, तो आंसर देखें, ये सारा पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है और इसी से किंगफिशर की इनकम चल रही नहीं। अब ये पैसा अगर इसी तरह से पानी में बहाता रहा, जब इसका घर जाने का समय आएगा तब इसके पास 2.5 लाख में से मुश्किल से 50,000 बचे होते हैं, हाँ या नहीं। तो ये पैसा जो वेस्ट हो रहा है इसका कुछ उपाय निकलना चाहिए। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, संसाधन स्थिर है। इधर देखो, चाय पे फोकस मत करो, ये भी रंगीन है ना। हाँ जी बताएं, संसाधन स्थिर है। ये संसाधन अगर यहां से यहां तक बैंक अकाउंट पे पहुंच जाते तो संसाधन, और संसाधन गतिशील होंगे तो इकोनॉमी को निश्चित रूप से लाभ होगा। कितने सारे लाभ हो जाते अगर इन दोनों का, परिवार का और इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट होता, ये पैसा हर महीने भेज पाता। बोलो, ये मनी वेस्ट होने से बच जाता। संसाधन गतिशील होंगे तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्य, इधर परिवार को असंगठित वित्तीय बाजार पर डिपेंड, बहुत सारे लाभ हो जाते। मात्र 2 बैंक अकाउंट खुल जाए, एक इसका और एक परिवार का, लेकिन अकाउंट खुल नहीं पा रहे। अकाउंट खुलने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। बैंक है लेकिन अकाउंट नहीं खुल पा रहा। तो उस समय आरबीआई ने एक उपाय निकाला, पेमेंट बैंक। क्या नाम है, तो मन में सवाल आएगा सर पेमेंट बैंक है तो अकाउंट तो यहां भी खुलवाना पड़ेगा ना। यहां अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता, बड़ा सरल है। आपका मोबाइल नंबर आपका अकाउंट नंबर बन जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका मोबाइल नंबर है उसे ऐप डाउनलोड करी, उसी में आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, आधार नंबर डाला, अपने आप केवाईसी हो गया, अकाउंट खुल गया। और आप उस अकाउंट से अपने मोबाइल से दूसरे किसी मोबाइल पर अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। आप सब लोग पेटीएम यूज करते ही हो, बोलो। पेटीएम में एक तो पेटीएम का वॉलेट यूज करते हो आप लोग, एक उसी में पेमेंट बैंक का ऑप्शन आता है, देखना कभी ऐप को आराम से। तो ये पेमेंट बैंक ऐप से, यानी उस पेमेंट बैंक से घर बैठे बैठे यहां से मनी को इस अकाउंट से, यहाँ परिवार का भी बैंक अकाउंट खुल गया, पेटीएम या कोई भी कंपनी का, और अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफर हो रहा है। ना बैंक में गए, ना कोई कागज पत्र की समस्या, ना आधार कार्ड लाओ, फोटो लाओ, ये 2 साइन करो, यहाँ साइन करो, ये फॉर्म भरो, कुछ नहीं। एक मोबाइल है, बस उसी मोबाइल में ऐप में सब कुछ हो गया। आपके मन में अगला सवाल आ रहा है, जिसको क्रॉस क्वेश्चन की ज्यादा जिज्ञासा रहती है ना, सवाल, मोबाइल ना हुआ तो जहां ये मजदूरी करता उससे कह देगा ये 21,000 लो और आप अपने पास रख लो और मेरे परिवार को उस नंबर पे भेज दो। बताओ, कर सकते हैं पॉसिबल? अगर बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं है तो इससे क्या हल निकला? तो बेसिकली पेमेंट बैंक किन के काम आ रहा है, मैं इससे थ्योरी बना रहा हूं इस एग्जांपल से। पेमेंट बैंक खोलने का मेन पर्पज था प्रवासी मजदूरों को धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना।
और ये बात आप सब लोग जानते हैं, भारत में पलायनवाद बहुत है, हाँ कि नहीं? बहुत सारे ऐसे राज्य जहां से मजदूर अपने राज्य अपने घर बार को छोड़ करके दूसरे किसी राज्य में जाकर के मजदूरी या नौकरी कर रहे हैं। उस पलायनवादी प्रवृत्ति में अगर प्रवासी श्रमिकों को सुविधा मिल जाए तो हम न केवल संसाधनों को गतिशील कर पाएंगे, असंगठित बाजार की भूमिका कम हो जाएगी और धन सामान्य तरीके से कम अवधि में ट्रांसफर हो पाएगा, धन का वेस्टेज कम हो जाएगा। तो ये आरबीआई ने केवल और केवल इसी टारगेट रखा, प्रवासी मजदूरों को धन हस्तांतरित करने की सुविधा। और अब आप सब लोग जानते हैं, आप पेटीएम के किसी कभी ब्रांच में नहीं गए हैं, लेकिन आपने एक मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, केवाईसी एक दो बार किया, सब समझ में आ गया। और आप ये अगर इसका कुछ लोग काउंटर पूछते हैं मुझसे, सर ये पढ़ा लिखा थोड़ी है, पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर ये ठेले वाले आज के समय पेटीएम से पेमेंट स्वीकार करना सीख गए, बोलो? तो ये सीख जाएगा, दो चार बार समझेगा, सीख जाएगा, उतना दिक्कत नहीं आएगी इसको। लेकिन मेन था उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो पेमेंट बैंक जो हम पढ़ रहे थे, पेमेंट बैंक की ये सब तो विशेषताएं थी। पेमेंट बैंक खोले क्यों गए? लघु बचत खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए, स्मॉल सेविंग अकाउंट। किनको स्मॉल सेविंग अकाउंट? प्रवासी मजदूरों को, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को, है ना, दिहाड़ी मजदूरों को, किसानों को, ऐसे व्यक्ति, ऐसा वर्ग, समाज का वह वर्ग जो बहुत कम इनकम अर्जित करता है, जो बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास सेविंग बहुत कम है, उनको अगर बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो उनको जटिल प्रक्रिया से मुक्ति प्रदान करता है पेमेंट बैंक। मीनिंग क्लियर हो रहा? आज के समय में एयरटेल और पेटीएम दो पॉपुलर पेमेंट बैंक है। 10 से ज्यादा कंपनियां हैं जिनको पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया आरबीआई ने। अब बताएं, पेमेंट बैंक को एसएलआर रखने की आवश्यकता है क्या? एसएलआर सोचो पहले, आपने नहीं हो रहा तुरंत कंप्यूटर मत बनो, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे। एसएलआर क्या था, याद आया? बैंक को कुछ अमाउंट किस रूप में, कैश, गोल्ड, या ये बैंक ऑलरेडी 75%, तो एसएलआर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सीआरआर मेंटेन करेगा। सीआरआर आप जानते हैं आप सब लोग, है ना? सीआरआर ही मेंटेन करेगा। तो पेमेंट बैंक बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और अब मैं आगे बताता हूं क्योंकि आप क्रॉस क्वेश्चन फिर बच जाएगा। मैंने क्या बोला? पेमेंट बैंक ऋण देने का अधिकार इसके पास, क्रेडिट कार्ड, ये एफडी यानी टाइम डिपॉजिट स्वीकार, ये स्वयं नहीं कर सकता लेकिन थर्ड पार्टी की सहायता से करा सकता है। जैसे आप पेटीएम पेमेंट बैंक की ऐप पे जाएंगे तो आप उसमें चाहें तो एफडी करा सकते हैं, लेकिन वो एफडी पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं करेगा, वो किसी थर्ड बैंक से कनेक्टेड है। समझ गए? थर्ड बैंक से कनेक्टेड हो सकता है एसबीआई, इंडसइंड बैंक, पीएनबी, कोटक बैंक, कोई भी, वो उस बैंक से कनेक्टेड है। वो थर्ड पार्टी से आपको एफडीए कराएगा। स्वयं पेमेंट बैंक को टाइम डिपॉजिट स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। मीनिंग क्लियर हुआ? नोट करते, पेमेंट बैंक, हिंदी नाम भुगतान बैंक। भुगतान बैंक। हाँ जी, लिखने से पहले एक चिट्ठी सुन लेते हैं। कह रहे हैं सर्वर इश्यू की प्रॉब्लम से आरबीआई की ट्रेड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट हिंदी में पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा। सही बात है। आप में से कुछ लोगों ने रिपोर्ट डाउनलोड करी, इंग्लिश में तो इजीली डाउनलोड हो जाती है, हिंदी में मोबाइल में डाउनलोड नहीं होती है। अगर आपने लैपटॉप पे करी होती तो हो जाती। कोई बात नहीं, उपाय है, हर बैच में होता है ये मेरे पास, ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। आपका एक टेलीग्राम का ग्रुप है, और एक आप सब लोगों को व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट मैसेज भी आता है। कभी क्लास का टाइम वाइम कुछ चेंज होता, आता है मैसेज। जो व्हाट्सएप वाला नंबर है उसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ हिंदी में उपलब्ध करा दी जाएगी। क्लियर है? उसमें से डाउनलोड हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ लोगों ने लैपटॉप से अगर डाउनलोड कर ली हो तो बहुत अच्छा। दूसरा एक और क्वेश्चन है, प्रिंटेड नोट्स, एनसीईआरटी और रिपोर्ट। रिपोर्ट कौन सी? आरबीआई में क्या प्रिंटेड नोट्स को छोड़ सकते हैं? ये पूछ रहे हैं मेरे से, सलाह मांग रहे हैं। कितनी लाइन बोली इन्होंने? प्रिंटेड नोट्स, एनसीईआरटी और आरबीआई की रिपोर्ट। पूछ रहे प्रिंटेड नोट छोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों सोर्स पढ़ना अभी कठिन है। अभी कठिन है, शब्द लग गया बीच में, मतलब बाद में आप, अगर आप बाद में पढ़ पाए ना तो मैं आपको इनाम अलग से दूं। अभी कठिन लग रहा है इनको, तो बाद में तो भूल ही जाओ फिर आप। अच्छा, दूसरा बताओ, प्रिंटेड नोट्स अभी पढ़ना कठिन क्यों है? एनसीईआरटी तो मैंने अभी आपसे कहा ही नहीं पढ़ने को, अभी तो दी नहीं। आप एनसीईआरटी मिल गई इकोनॉमी में मिल गई? कब मिली?
आज? अच्छा, 1-2 दिन पहले। अभी आप एनसीईआरटी रुक जाओ, मुझे पता नहीं था मिल गई, नहीं मैं दिलवाता ही नहीं। मुझे पता होता ना अभी मिल रही है तो मैं रुकवा देता, कोई बात नहीं, मिल गई तो मिल ली तो थी, चिंता नहीं करो। अभी एनसीईआरटी 2-4 दिन और मत पढ़ो, पहले आप आरबीआई की रिपोर्ट को थोड़ा पढ़ो। एक्चुअली क्या है ना, एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट के दिमाग के हिसाब से बनाई गई है। हमने तो छापी नहीं है, सरकार की एनसीईआरटी जो हमारा डिपार्टमेंट है वही छाप रहा है। अब वो एनसीईआरटी 9th क्लास के बच्चे को इकोनॉमी समझाने के लिए शब्द यूज करेगा, और आप अभी उस क्लास में ना होकर के आप ऊपर लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। जो टॉपिक हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं वो ना 9th में ना 10th में, वो 12th क्लास की एनसीईआरटी में है। मीनिंग समझ पा रहे हैं? तो आप 9th-10th क्लास की पालमपुर गांव की कहानी बाद में पढ़ना, शुरू कर दी होगी, और जिन्होंने पढ़नी शुरू भी करी हो तो आप बताओ कहानी है उसमें लोड किस बात का लेना, सर एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। आप मस्तिष्क पर जबरदस्ती बोझ नहीं बनाओ। सबसे पहले आप लोग प्रिंटेड नोट साथ साथ पढ़ो। इधर सुने भाई, ये प्रिंटेड नोट छोड़ना पूछा, नहीं छोड़ना है। कारण है, कुछ फैक्चुअल बातें होती हैं जो हम क्लास में ना बताना पसंद करते हैं ना हम लिखवाते हैं। हमें लगता है ये स्टूडेंट ऐसी पढ़ ले, तथ्यात्मक बातें एग्जाम में आने के चांस भी उसकी ना के बराबर होते हैं। जैसे एक याद दिलाता हूं मैं आपको, एक संस्था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी ने यूपीआई सिस्टम बनाया। जो यूपीआई हम ये लोग यूज करते हैं, आप सब लोग, ये यूपीआई किसने बनाया? अब एनपीसीआई कौन है, कितने सदस्य हैं, अध्यक्ष कौन है, कहाँ मुख्यालय, ये सब प्रिंटेड नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा नहीं और आपने वहां से भी नहीं पढ़ा तो रह जाएगा। और एनसीईआरटी में तो भूल जाओ, ये सब नहीं है एनसीईआरटी में। प्रिंटेड नोट्स पढ़ने कंपलसरी है। मीनिंग क्लियर हो रहा है? एनसीईआरटी पुरानी छपी हुई है, एनसीईआरटी पढ़नी जरूर है, लेकिन उसमें अपडेटेड मटेरियल नहीं होता है। उसमें नहीं आएगा कि यूपीआई, पेटीएम, पेमेंट बैंक, ये सब नहीं है उसमें। चाहे आप किसी भी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, उसमें ये दिया हुआ है कि बैंक क्या काम करता है, 2 काम कर रहा है, जमा, स्वीकार, उधार देना। ये परंपरागत से कंटेंट है उसमें। एनसीईआरटी हम आपको एकमात्र उद्देश्य से पढ़वाते हैं मेरे हिसाब से, और वो उद्देश्य होता है आप लोगों की औपचारिक भाषा समझने की क्षमता को बढ़ाना। यूपीएससी जैसी भाषा लिखता है वो किताबी भाषा है, टीचर जो क्लास में लिखवाता है वो इजी और समझाने वाली भाषा है। तो औपचारिक भाषा को भी समझना है आपको, उस भाषा पे भी पकड़ बनानी है, इसके लिए आपसे हम एनसीईआरटी पढ़वाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो एनसीईआरटी में कंटेंट लिखा है वो मैंने क्लास में नहीं पढ़ा दिया। मैं तो सारा एनसीईआरटी का कंटेंट क्लास में पढ़ा दूंगा आपको, मर्ज कर रखा है, सब टीचर्स ने ऐसे ही कर रखा है। आपको उसमें से कंटेंट नहीं, उसकी भाषा पकड़ना सीखना, कि लैंग्वेज कितनी कठिन जटिल होती है, कितनी क्लिष्ट लैंग्वेज होती है, वो उसमें से सीखना। तो प्रिंटेड नोट्स जरूर पढ़ो। और मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई आप में से नोट्स पढ़ रहा हो तो हाथ ऊपर करके बताना फिर मुझे, कि प्रिंटेड नोट्स की लैंग्वेज आपको क्लास पढ़ने के बाद तो सरल लग रही होगी। अगर क्लास से पहले आपने गलती से वो टॉपिक पढ़ लिया तो कुछ समझ में। और दूसरी बात, प्रिंटेड नोट्स में 80% से ज्यादा मैटर सेम होगा, टॉपिक, नॉट कंटेंट, टॉपिक। जैसे मैंने रेपो रेट पढ़ाई है तो प्रिंटेड नोट्स में भी रेपो रेट है। अब आप बताओ, आपने रेपो रेट क्लास से पढ़ लिया, समझ में आ गया, प्रिंटेड नोट से पढ़ोगे ऐसे लाइन क्लियर पढ़ते जाओगे, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो जब जो टॉपिक मैं क्लास में पढ़ाता जा रहा हूं उन्हीं टॉपिक को आप प्रिंटेड नोट से पढ़ोगे तो आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है? और ये बात कन्फर्म है, आज छोड़ भी दिया आपने प्रिंटेड नोट्स, बाद में पढ़ने पड़ेंगे, कुछ तथ्यात्मक बातें उसमें से पढ़नी पड़ेंगी। इसीलिए एक बार रीडिंग लगानी है, उसको आप तेजी में रीडिंग लगा सकते हो क्योंकि क्लास में वो पढ़ा दिया गया। कुछ बातें प्रिंटेड नोट्स में ऐसी आ रही हों जो मैंने अभी क्लास में चर्चा नहीं करी तो उसको छोड़ते जाना। जैसे एक शब्द आया था डेरिवेटिव, प्रिंटेड नोट्स में कहीं एक शब्द है, क्या है? मैं शेयर मार्केट पढ़ाऊंगा डेरिवेटिव, अभी छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, आप उसको बस मार्क कर दो, डेरिवेटिव पे मार्क लगा दिया, अभी नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया उसको। जो टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं ना उनको पढ़ो, तो आपको टॉपिक सरल लगेंगे। मीनिंग क्लियर हो रहा है? आप लोग उलझ क्यों जा रहे हो, जो जिसने भी चिट्ठी भेजी है, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स में आप उन शब्दों में उलझ गए जो शब्द अभी क्लास में चर्चा नहीं हुई है। तो आपको लग गया अरे सर ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग रहा है। टाइम को बचा के करोगे क्या? जिस काम के लिए आए हो वो तो यही है, बाकी आप टाइम जो बचा रहे हो वो साथ साथ चलता रहे, चला पाओ तो नहीं। दूसरा सब्जेक्ट नोट करें, नोट करते हैं। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने
संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने तथा वंचित वर्ग को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भुगतान बैंक की शुरुआत की गई। भुगतान बैंक की शुरुआत की गई। यह ग्राहकों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यह ग्राहकों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराती है। पहला, लघु बचत खाते की सुविधा। लघु बचत खाते की सुविधा। दूसरा, प्रवासी श्रमिकों कॉमा निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों तथा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को धन हस्तांतरित करने की सुविधा। धन हस्तांतरित करने की सुविधा। लाइन चेंज करके लिखना, ये हेडिंग ही डाल लेना, भुगतान बैंक की विशेषताएं, गतिविधियां, विशेषताएं या गतिविधियां। फर्स्ट पॉइंट, यह मांग जमा स्वीकार कर सकता है। यह मांग जमा स्वीकार कर सकता है। तथा प्रारंभ में प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए तक बैलेंस रख सकता है। 2 लाख रुपए तक बैलेंस रख सकता है। सेकंड पॉइंट, यह डेबिट कार्ड जारी कर सकता है। यह डेबिट कार्ड जारी कर सकता है। थर्ड पॉइंट, इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है, इसलिए यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। इसीलिए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। भुगतान बैंक, अगला पॉइंट, भुगतान बैंक को आरबीआई के नियमानुसार सीआरआर रिजर्व रखना होगा। सीआरआर रिजर्व रखना होगा।
चौथा पॉइंट, जो भी नंबर है अगला, इसे अपनी निवल देयताओं का, नेट लाइबिलिटीज का, निवल देयताओं का न्यूनतम 75% हिस्सा न्यूनतम 75% हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है। निवेश करना अनिवार्य है। हाँ जी, आगे सुनते। ये कौन सा बैंक था? ऐसी एक और बैंक है जिसका नाम है लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक, इंग्लिश वर्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगेन बताएं बैंक क्या काम कर रहा है? बैंक के दो काम, पारंपरिक काम, जमा स्वीकार करना और बैंक ग्राहकों को ऋण दे रहा है। ठीक, बाद में हेडिंग डाला करो, आप पहले हेडिंग डालने लग जाते हो, समझो पहले ना। ये बैंक जमा स्वीकार कर सकता है, कोई बैंक ये ऋण दे सकता है। आगे शब्द क्या लगा? फाइनेंस कर रहा है। ये मतलब वित्त दे रहा है। क्या मतलब? इन दोनों में से कौन सा काम है? ये ऋण दे सकता है और ये जमा भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन जो वित्त देगा उसकी मात्रा कम रहेगी। तो आंसर, वाणिज्यिक बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अंतर क्या है? तो पहले आप वाणिज्यिक बैंक के बारे में सोच लो। वाणिज्यिक बैंक एसबीआई, कोई भी पीएनबी, कोई भी नाम सोच लेते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक दोनों काम करता है, डिपॉजिट भी स्वीकार करता है और लोन भी देता है। ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये डिपॉजिट भी और लेकिन स्मॉल मात्रा में। तो सवाल फिर वही बन गया कि जब पहले से एसबीआई, पीएनबी जैसे बहुत सारे वाणिज्यिक बैंक हैं, लोन वो देते ही हैं, तो फिर इस अलग से बैंक बनाना और उसका दोनों काम ये कर भी रहा है, फिर इसकी अलग से जरूरत क्या थी? तो पर्पज, आंसर इसी में आ रहा है। ये स्मॉल अमाउंट लोन दे रहा है, स्मॉल फाइनेंस लोन दे रहा है। यानी अगर किसी संस्था को, आप बताएं भाई, एसबीआई में एक कस्टमर आया जो कहे मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, एक कस्टमर आया कह रहा है सर मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो निश्चित रूप से एसबीआई के जो ब्रांच मैनेजर और अन्य अधिकारी होंगे, जो भी होंगे, वो सब 100 करोड़ वाले को ट्रीट करेंगे अच्छे से, क्योंकि उससे आय के साधन, आय की संभावना, ज्यादा ब्याज मिलेगा। सिंपल है। तो 5 लाख जो लोन मांगने आया था वो बैठा रहेगा, इंतजार ही करता रहेगा, और एक तरह से उसका समय और जो कीमती समय है वो बर्बाद ही हो रहा है। और हो सकता है शायद में उसको बाद में लोन ना भी मिले, क्योंकि 100 करोड़ वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ये वो बैंक है जो कम मात्रा में ऋण देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। दूसरे शब्दों में, इन बैंकों में अगर कोई आके कहेगा मुझे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का लोन चाहिए, तो इनके लिए तो बहुत बड़ा कस्टमर आ गया। वो कुछ समझ आ रहा है? ये कैटेगराइज कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, इनकी प्राथमिकता बना दी गई कि ये ऋण किनको देंगे? स्मॉल फाइनेंस मांगने वाले व्यक्तियों को, अर्थात एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, कृषि क्षेत्र है ना, जिनको कम मात्रा में ऋण चाहिए होता है, उनको अगर ऋण लेना हो तो उसके लिए टारगेटेड एक बैंक बना दिया, नाम रख दिया स्मॉल फाइनेंस बैंक। अन्यथा ये डिपॉजिट भी स्वीकार कर रहा है और ऋण भी दे रहा है। तो इन वाणिज्यिक बैंकों से कैसे अलग है? तो ये शब्द इसको अलग करता है। स्मॉल फाइनेंस, कम मात्रा में वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्था है ये। तो आरबीआई इसको लाइसेंस दी, आरबीआई ने सीआरआर भी मेंटेन करेगा, एसएलआर भी मेंटेन करेगा। मीनिंग क्लियर हो रहा है? और ये कैसा बैंक है? अनुसूचित बैंक हुआ कि नहीं? अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी शहरी सहकारी बैंकों को स्वेच्छा से इस बैंक में कन्वर्ट होने की अनुमति दी आरबीआई ने। क्लियर है? सहकारी बैंक केवल और केवल फोकस एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र पर था, अब इनका फोकस बदल जाएगा। ये स्मॉल फाइनेंस भी कर पाएंगे और इसमें एमएसएमई क्षेत्र को भी टारगेट कर पाएंगे। मीनिंग क्लियर? तो लघु वित्त बैंक में पेमेंट बैंक की तरह कुछ अलग नहीं है ये, बस ये अलग है तो केवल इतना सा कि जो छोटे ऐसे उद्योग हैं जिनको बैंकों से ऋण लेने में कठिनाई होती थी, उनको अब आसानी से ऋण मिल पाएगा। तो क्या मैं ऐसे कह दूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक की सहायता से एमएसएमई सेक्टर को सस्ता ऋण मिलेगा और उससे उनकी उत्पादन क्षमता, यही जरूरी है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में एमएसएमई सेक्टर का काफी योगदान रहता है। हाँ या नहीं? नोट करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक।
आ जाएगा अनौपचारिक क्षेत्र का मीनिंग आएगा आगे। लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडिंग डाले, लिखे। आरबीआई द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लघु वित्त बैंक की स्थापना की गई या लाइसेंस दिया गया। स्थापना की गई या लाइसेंस दिया गया। तो पहला फर्स्ट उद्देश्य बचत माध्यमों का प्रावधान करना। फर्स्ट पॉइंट, बचत माध्यमों का प्रावधान करना। सेकंड, छोटी इकाइयों कौमा सीमांत एवं लघु किसानों कौमा सूक्ष्म उद्योगों एवं असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से कम लागत में ऋण उपलब्ध कराना है। कम लागत में ऋण उपलब्ध कराना है। थर्ड पॉइंट, लघु वित्त बैंक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक। नीचे हेडिंग डालते हैं, लघु वित्त बैंक की गतिविधियां। लघु वित्त बैंक की गतिविधियां। फर्स्ट पॉइंट, यह बैंक ग्राहकों से जमा स्वीकार करने तथा उनको ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। सेकंड पॉइंट, इनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में वंचित वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट, इन्हें सीआरआर एवं एसएलआर के नियमों का पालन करना होगा। सीआरआर एवं एसएलआर नियमों का पालन करना होगा। नेक्स्ट,
इन बैंकों को अपने नेट ऋण का, निवल ऋण का, नेट का हिंदी शब्द निवल, नेट ऋण का न्यूनतम 75% हिस्सा ऋण का न्यूनतम 75% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में देना अनिवार्य है। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में देना अनिवार्य है। नेक्स्ट, ऋण का 50% हिस्सा ऋण का 50% हिस्सा 25 लाख रुपए तक के ऋणों का होना चाहिए। ₹25 लाख तक के ऋणों का होना चाहिए। यानी जितने ऋण देंगे उसमें से अधिकांश ऋण, कम से कम 50% ऋण कितने हो? 25 लाख से कम अमाउंट वाले ऋण ज्यादा हो। दूसरे शब्दों में ध्यान दें, अगर इनको साल भर में इस बैंक ने मान लो 100 करोड़ का ऋण देना हो ग्राहकों को, हाँ, और इनके पास अधिकांश कस्टमर आए, कोई कह रहा है 1 करोड़ का लोन लेना है, कोई कह रहा है 5 करोड़ का लोन लेना है, तो ये चाह करके भी सारे कस्टमर ऐसे ही लोन नहीं दे सकते। कम से कम 50% लोन ऐसे हो जिनकी लोन की राशि 25 लाख से कम हो, कम से कम 50% ग्राहक ऐसे हो। अर्थात ये बैंक अगर प्रॉफिट के चक्कर में बड़े ग्राहकों को लोन बांटना भी चाहे तो भी नहीं दे सकता, ऐसा नियम बनाया। किसने? क्या पर्पज है इसका, ये नियम बनाने का पर्पज? ताकि छोटे ग्राहकों को, जो छोटी कंपनियां, छोटी इकाइयां, उनको आसानी से ऋण मिल पाए। अगर वही नियम रह जाएगा नॉर्मल की अब जब चाहे जिसको बड़ा लोन दे देंगे, फिर वो काम तो वाणिज्यिक बैंक करता ही था। मीनिंग समझ आएगा कि नहीं अंतर? तो अंतर ध्यान रखना, यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाता है यहां से। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें स्मॉल शब्द इंपॉर्टेंट है। और बीच में मैंने एक लाइन लिखवाई, अभी आपको उसका मतलब नहीं समझ आएगा। इसमें एक लिखवाया 75% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र उधारी, तो ये बाद में समझ आएगा, उस शब्द को अंडरलाइन कर लो, नेक्स्ट क्लास में वो शब्द समझ में आ जाएगा, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी क्या है। हाँ जी, आगे सुनते हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे पेमेंट बैंक। मैंने आपको बोला पेमेंट बैंक का पर्पज था कि प्रवासी श्रमिकों को धन हस्तांतरण की सुविधा देना। तो पेमेंट बैंक अच्छा एक नया डेवलपमेंट है बैंकिंग में। लेकिन पेमेंट बैंक में जो कंपनियां इन्वॉल्व है, जिन कंपनियों को लाइसेंस मिला था, मोस्टली सभी प्राइवेट कंपनियां थी, चाहे वो एयरटेल हो या पेटीएम। अब आप बताओ, हम टारगेट किसको कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं हम ऐसे व्यक्ति को जो वित्तीय रूप से असाक्षर है। शब्दों पे ध्यान देना, बारीक छोटे छोटे शब्द हैं। वित्तीय रूप से पढ़ा लिखा हो लेकिन वित्तीय रूप से असाक्षर है। अंतर समझ रहे हैं ना दोनों में? अब ये वित्तीय रूप से असाक्षर व्यक्ति पेटीएम वगैरह उतना चलाना जानता भी है नहीं, पहली बात तो, और सीख भी जाएगा तो उसको भरोसा नहीं बन रहा। वो कहता है प्राइवेट कंपनी भाग गए तो, पैसा डूब गया तो, उस बेचारे ने बहुत मेहनत से कमाया, तो उसको चिंता लग रही है अपने मनी की। तो सरकार ने देखा कि पेमेंट बैंक से भी वो आउटपुट नहीं आ रहा वित्तीय समावेशन में जैसा आना चाहिए। तो सरकार ने आरबीआई से रिक्वेस्ट करी, और आरबीआई से रिक्वेस्ट करके एक भारत में डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इंडिया पोस्ट। क्या नाम है? डिपार्टमेंट का नाम इंडिया पोस्ट है, कार्यालय का नाम पोस्ट ऑफिस है। कभी गए पोस्ट ऑफिस ना? ध्यान दे ना, दोबारा लिखा हुआ डिपार्टमेंट का नाम क्या है? इंडिया पोस्ट। आपने हिंदी में लिखा देखा होगा भारतीय डाक, ये डिपार्टमेंट का नाम है। उसके द्वारा जो ऑफिस चलाया जाता है उस ऑफिस का नाम पोस्ट ऑफिस है। ठीक, तो भारतीय डाक या इंडिया पोस्ट जो डिपार्टमेंट है, इसको भी लाइसेंस दिलवा दिया। किस चीज का लाइसेंस? पेमेंट बैंक का। तो एक नया पूरा टर्म बन गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, भारतीय डाक भुगतान बैंक। अब शब्द को तोड़ देते हैं, ये भारतीय डाक अब तक केवल डाक से संबंधित कार्य कर रहा था, अब ये पेमेंट बैंक क्या कार्य करता है क्या नहीं करता अभी पढ़ा दिया मैंने। आंसर ये लोन डिपॉजिट लेगा, लेकिन डिपॉजिट में भी कौन सा? मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। इसको इन्वेस्ट करना है कंपलसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। कितना? अपने डिपॉजिट का, नेट डिपॉजिट का 75%। याद आया सब? तो पेमेंट बैंक के सारे नियम अब लागू हो गए किस पर? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक।
अब सवाल बनता है ऐसा क्यों किया, तो मैं जो लाइन जहां से शुरू करी थी उसको दोबारा सुने। लोगों का प्राइवेट बैंक कंपनियों पर विश्वास नहीं बन पा रहा है। लोग कहते भाई हम जानते नहीं पेटीएम कौन है, कोई कह रहा है चाइना की कोई कंपनी है, कोई कह रहा है अमेरिका की कंपनी है, पैसा डूब गया। तो उपाय निकाला, इंडिया पोस्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक तो इसका नेटवर्क बड़ा सॉलिड है, भारत के लगभग लगभग हर गांव के आसपास कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस मिल जाता है। आंकड़ों के हिसाब से भारत में 1.5 लाख के आसपास पोस्ट ऑफिस है। नहीं समझ रहे? अब 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस होना मतलब नेटवर्क बहुत अच्छा है। और दूसरा, केवल नेटवर्क नहीं है, कई वर्षों से भारत के नागरिकों का इस पर ट्रस्ट भी काफी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, सरकार संचालित करती है, तो किसी को कोई चिंता नहीं है। उस 2 पॉजिटिव ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से सरकार को लगा अगर इस पोस्ट ऑफिस वाले काम को अगर हम बैंक में कन्वर्ट कर दें तो इससे तेजी से वित्तीय समावेशन बढ़ पाएगा। बताएं आंसर, वित्तीय समावेशन से वंचित जनता है कहां ज्यादा? ग्रामीण क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र की समस्या, बैंक है ही नहीं। पेमेंट बैंक खुल रहा है, पेटी आप मोबाइल में अकाउंट खोलो, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं बन रहा। तो एक और उपाय निकाल दिया, इंडिया पोस्ट को लाइसेंस दिलवा दिया। किसका? तो पूरा नाम एक बन गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट। पर्पज वित्तीय समावेशन में बढ़ावा मिलेगा। आज भी अखबार में दिया है, शायद या आज या कल है, मेरे ख्याल से आज ही है, जनधन योजना पर आर्टिकल दिया हुआ है ना। जनधन योजना से क्या लाभ हो रहा है, क्या बेनिफिट हुआ, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ आर्टिकल में लिखा है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप क्लास जो पढ़ते हो ना उसको घर जाके रिवीजन करो थोड़ी देर, बस उसको छोड़ दो। अब अखबार में आर्टिकल आया जनधन योजना का, और मैंने आपको वित्तीय समावेशन का बेसिक मीनिंग तो समझा ही रखा है, हालांकि इसको अभी डिटेल से पढ़ाना बाकी है। आप जाकर के जनधन योजना के आर्टिकल को पढ़ो, देखो कितना समझ में आया, क्या अटके। और अगर आर्टिकल में से 90% हिस्सा समझ में आया तो इसका मतलब आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है। यही तरीका पैमाना। आप हमारे नोट्स को पढ़ लेते हो, उन्हीं को रट लेते हो, सोचते हो समझ में आ गया, नहीं, गलत पैमाना। हमारे नोट्स हमने लिखवाए, समझ तो आ ही जाएंगे, मैंने एग्जाम्पल दिए, जैसे थे समझ में आ जाएंगे। आप किसी दूसरी कोचिंग के स्टूडेंट से बहस करो, चलो मौद्रिक नीति बात करते हैं, देखो उस पर बोल पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। इससे अच्छा पैमाना नहीं है। सामान्यतः टीचर को अगर अपनी साख बचानी तो आपसे क्या कहेगा, हमारे नोट्स ही पढ़ना, किसी और से बात मत करना। क्योंकि आप बात करोगे, अटकोगे तो आप आओगे वापस मेरे पास, अरे सर आपने पढ़ाया समझ नहीं आया। मैं तो खुल के चैलेंज दे रहा हूं, अगर आपने क्लास में सुना ठीक से, आप लिखते कितना अच्छा हो मुझे उससे मतलब नहीं, 5 कलर से सजा के लिखो उसका कोई महत्व नहीं। सुना ठीक से है, समझ में आ गया था, तो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, कहीं भी बैठ के मौद्रिक नीति पे चर्चा करो। बताओ, आप बोलो मुझे आके, सर ये वाली लाइन उसने कुछ बोली थी समझ नहीं आई, मैंने बात समझी नहीं। ये सबसे सही पैमाना होता है। इससे क्या होगा, आप बोल पाओगे उस कंटेंट को, और जब बोल पाओगे तो फ्यूचर में मेंस में उस कंटेंट को कहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ, ये जरूरी होता है। तो मैंने बोला कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये वित्तीय समावेशन को बढ़ाएगा, लेकिन इस बैंक के सामने भी चैलेंज आएंगे। अब जरा आराम से सोचना, बताओ, भारतीय डाक को भुगतान बैंक का कार्य दे दिया गया, तो इसके सामने क्या चुनौतियां आएंगी? डाक संबंधी कार्य आजकल कम बचे हैं, स्पीड पोस्ट के अलावा आप कभी पोस्ट ऑफिस नहीं जाते जितना मुझे पता है। बोलो, पोस्ट कार्ड खरीदा आपने लास्ट 5-7 साल में? अंतर्देशीय पत्र याद है, अंतर्देशीय पत्र होता था ब्लू कलर का, है? अब कोई उसकी आवश्यकता, अब जो यहां से हाई लिखो तुरंत ही जवाब आ जाता है, तो कौन चिट्ठी लिखेगा? रास्ते में कबूतर ने कहीं और पहुंचा दी तो समस्या हो जाएगी। हाँ, तो अब पोस्ट ऑफिस के काम तो लगभग लगभग कम हो गए, ये पेमेंट बैंक के काम करेगा। लेकिन चैलेंज कुछ और है इसके सामने। जैसे पोस्ट ऑफिस में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं वो बैंकिंग सिस्टम से अनभिज्ञ हैं। हाँ, वो उतने उस सिस्टम से परिचित, इनको ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेनिंग देना एक बड़ा टास्क है। एक दूसरा, भारत में पोस्ट ऑफिस में आप सब लोग कभी ना कभी जाते रहे, पोस्ट ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा। शहर के पोस्ट ऑफिस में आधे टाइम सर्वर नहीं कनेक्ट हो रहा होता, तो गांव में तो पोस्ट ऑफिस में व्यक्ति गायब नहीं है, पंखा तो कोई बात नहीं, पंखा ना भी चल जाएगा। कम से कम बैंकिंग सिस्टम को सीबीएस चाहिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नहीं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं? तभी तो आप पैसा जमा करोगे तो दूसरी जगह सिस्टम से पैसा विड्रॉ हो पाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हैं, उस कर्मचारियों के ट्रेनिंग संबंधी चुनौतियां हैं। और सरकार के आंकड़ों पे बात करें तो इंडिया पोस्ट जो अभी तक डिपार्टमेंट था, ये करीब 7,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। अब इसको बैंक का लाइसेंस दे दिया, खर्च बढ़ेंगे, खर्च ज्यादा करने की क्षमता नहीं है, तो इसकी इस संस्था की निजी कंपनियों से कंपटीशन करने की ज्यादा क्षमता,
फिर भी सरकार को उम्मीद है कि अच्छा काम करेगा। कारण है ट्रस्ट, सबसे बड़ा कारण है ट्रस्ट। नागरिकों का इस संस्था पर, लोगों को कोई कहे कि पेटीएम में, पेमेंट बैंक में जमा करा लो, 4.5% ब्याज मिलेगा, यहाँ 4% मिलेगा, तो लोग इसको प्रेफर करेंगे। बताओ सही कह रहा हूं? ब्याज कम होने के बाद भी लोग इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि इस पर ट्रस्ट है। और ट्रस्ट का कारण है गवर्नमेंट का बैकअप। ये गवर्नमेंट द्वारा संचालित संस्था है, 100% गवर्नमेंट ओन बॉडी है, इसीलिए इसमें वित्तीय समावेशन बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। मीनिंग क्लियर? पहले ऐड आती थी, पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन आ रहा है, डाक लेके आया। अब जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट बनाई है उसमें डाकिया, डाक नहीं, डाकिया बैंक लेके आ गया। डाकिया आपके घर आ रहा है, आपको बता रहा है आपको अकाउंट खुलवाना है, गांव गांव जाकर के अकाउंट खोल रहे हैं, गांव गांव जाकर के उनसे कहते हैं जमा कराना है, हमें दे दो, वहीं से स्लिप दे दिया, विड्रॉ करना वहीं स्लिप ले लो। अब लोगों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं। ये जो पोस्टमैन आ रहा है ये बैंकिंग कार्य आपके घर तक पहुंचा रहा है, डोर स्टेप बैंकिंग जिसे हम कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इससे वित्तीय समावेशन में काफी तेजी से वृद्धि है। और यही कारण है कि जनधन के अकाउंट भी बढ़ गए हैं। जनधन के अकाउंट कितने, 50 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है ना अभी। हाँ, तो यही कारण है कि इनके अकाउंट्स की संख्या भी बढ़ गई है। तो नोट करते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक, आरबीआई ने भारतीय डाक को भारतीय डाक को भुगतान बैंक का लाइसेंस दिया। भुगतान बैंक का लाइसेंस दिया। यह 100% सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है। सौ प्रतिशत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है, जिसका उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारतीय डाक का विशाल नेटवर्क, तथा नागरिकों का इस संस्था पर भरोसा, विश्वास भारतीय डाक भुगतान बैंक को अधिक सशक्त करता है। इसके माध्यम से निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती। फर्स्ट, मूलभूत बैंकिंग सुविधा। दूसरा, घरेलू स्तर पर धन हस्तांतरण की सुविधा। तीसरा, थर्ड पार्टी के द्वारा, तीसरे पक्ष के द्वारा
समय जमा एवं ऋण की सुविधा, समय जमा टाइम डिपॉजिट और ऋण की सुविधा। चौथा डीबीटी, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हिंदी नाम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। नीचे हेडिंग डालना है इसकी चुनौतियां। डीबीटी को अंडरलाइन कर लेना, बाद में समझ में आएगा। चुनौतियां लिखते हैं। पहला पॉइंट, आधुनिक आधारभूत संरचना का अभाव, आधुनिक आधारभूत संरचना का अभाव। नेक्स्ट, प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या का अभाव, प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या का अभाव। नेक्स्ट, पूंजी के अभाव के कारण, पूंजी के अभाव के कारण निजी क्षेत्र से कठोर प्रतिस्पर्धा। निजी क्षेत्र से कठोर प्रतिस्पर्धा। तो कौन सा बैंक था, नाम क्या था इसका? भारतीय डाक भुगतान बैंक। क्लियर? आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, मुझे कुछ काम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी आज आप क्लास छोड़ रहे, बाकी शेष हिस्सा कल डिस्कस करते हैं।